डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 121 के थ्योरेटिकल टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बट बिफ़ोर के हम बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें, मैं इस चैप्टर से आपको आने वाले लॉन्ग क्वेश्चंस बता दूं। मगर साथ साथ मैं एक और बात आपको बताता चलूं कि प्रीवियस जो बोर्ड की स्कीम ऑफ स्टडी है या पेयरिंग स्कीम है, उसके मुताबिक चैप्टर नंबर 21 से लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आता। मगर क्योंकि एकेडमी के या इधर कॉलेज के एग्ज़ाम्स के अंदर हम देखते हैं कि क्योंकि फुल सिलेबस का पेपर नहीं है, तो माइट बी टेस्ट के अंदर, पेपर्स के अंदर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट्स आ जाएं। तो पॉसिबल जो इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस के टॉपिक हो सकते हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक मुमकिन तौर पर आ सकता है वो है इंटरफेस। राइट नोट ऑन इंटरफेस। इंटरफेस जो है डियर स्टूडेंट, इसमें अब आप क्या लिखेंगे? इसमें तीन चीज़ों को आपने लिखना है, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। इसको कंप्लीट और साथ उसकी डायग्राम्स जो बुक में बनी है वो हम इसके अंदर बनाएंगे। इसके बाद जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे टॉपिक पूछा जा सकता है वो है फेजेस ऑफ माइटोसिस। तो डियर स्टूडेंट, इस फेजेस ऑफ माइटोसिस में आप माइटोसिस को बिल्कुल मुख्तसर डिफ़ाइन करके, कैरियोकाइनेसिस को एक लाइन में जस्ट डिफ़ाइन करके आप मूव कर जाएंगे इमीडिएटली प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़ और इनकी डायग्राम बनाएंगे। क्योंकि मेनली जो माइटोसिस का टॉपिक है उसमें यही फेजेस एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़, और ख़ास तौर पर इनकी डायग्राम। क्योंकि जैसे बुक में समटाइम जो बनी डायग्राम है वो कुछ इतनी आपको समझ नहीं आती, तो आप अपने तौर पर ऐसी डायग्राम बनाएं जो आपको लेक्चर के दौरान भी बना के दी, कि जिससे देखने वाले को फ़ौरन से पता चल जाए कि ये प्रोफेज़ है, मेटाफेज़ है, एनाफेज़ है, टीलोफेज़। तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कैंसर का, या ये एरर ऑफ माइटोसिस के नाम से भी आ सकता है। तो एरर ऑफ माइटोसिस आ जाए या कैंसर के नाम से आ जाए टॉपिक, ये एक ही बात है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट हमारे चैप्टर का है मियोसिस, उसमें ख़ास तौर पे प्रोफेज़ 1 ऑफ मियोसिस, जिसमें फर्दर 5 फेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। तो इनकी डिटेल्स, इनके साथ जो डायग्राम है, या अगर फेजेस ऑफ मियोसिस आ जाए तो उसमें फिर चारों लिखनी पड़ेंगी, प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1, टीलोफेज़ 1। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन सब में से जो है वो है क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन, जिसको हम एरर ऑफ मियोसिस भी कहते हैं। तो ये टॉपिक इन माय पॉइंट ऑफ व्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। और इसके साथ साथ आप एपोप्टोसिस नेक्रोसिस भी लिख लें, बट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये टॉपिक हैं जी डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर की एक्सरसाइज को, और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक्स में से एक्सरसाइज निकाल लें ताकि उसके साथ हम इनके आंसर करते जाएं। तो फिल इन द ब्लैंक नंबर 1, इसकी स्टेटमेंट है मंगोलिज्म इज़ ऑल्सो नोन एज। मंगोलिज्म को और क्या कहते हैं? तो मंगोलिज्म को कहते हैं डियर स्टूडेंट्स डाउन्स सिंड्रोम। मंगोलिज्म इज़ ऑल्सो नोन एज डाउन्स सिंड्रोम। तो फर्स्ट ब्लैंक में हम लिखेंगे डाउन्स सिंड्रोम।
डाउन सिंड्रोम। उसके बाद ये स्टूडेंट सेकंड फिल इन द ब्लैंक है, ड्यूरिंग डैश होमोलोगस क्रोमोसोम गेट क्लोज टू ईच अदर। ड्यूरिंग मियोसिस भी कह सकते हैं इसमें, होमोलोगस क्रोमोसोम गेट क्लोज टू ईच अदर, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयरिंग बनाते हैं। तो इसमें ये भी हम लिख सकते हैं, कई चीज़ें इसमें आ सकती हैं। ड्यूरिंग साइनेप्सिस, ज़ाइगोटीन वो फेज़ है जिसमें साइनेप्सिस होती है। ड्यूरिंग ज़ाइगोटीन भी आप कह सकते हैं, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और प्रोसेस का नाम भी लिख सकते हैं साइनेप्सिस, एक ही बात है। तो ड्यूरिंग ज़ाइगोटीन होमोलोगस क्रोमोसोम गेट क्लोज टू ईच अदर। अगर आप इसकी जगह पर प्रोफेज़ 1 भी लिख देंगे तो वो भी ठीक होगा, मगर इसमें से प्रोफेज़ 1 के बाद प्रोफेज़ 1 फिर ज़ाइगोटीन फिर साइनेप्सिस, ये इसकी प्रायोरिटी का सीक्वेंस बनता है। तो सबसे ड्यूरिंग साइनेप्सिस होमोलोगस क्रोमोसोम्स गेट क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज यानी पेयर हो जाते हैं, तो सबसे क्लोज तभी होते हैं। और फेज़ का नाम लिखना है तो ज़ाइगोटीन लिख दें, और अगर उससे बड़ी फेज़ का नाम लिखना है तो प्रोफेज़ 1 लिख दें। डैश फेज़ प्रीसीड्स G2 फेज़। G2 फेज़ प्रीसीड का मतलब होता है पहले, प्रोसीड का मतलब होता है बाद में। तो G2 डैश फेज़ प्रीसीड्स G2 फेज़, S फेज़। तो प्रीसीड G2 फेज़ से क्या होती है, S फेज़, क्योंकि G1 फिर S फिर G2, तो प्रीसीड इससे पहले कौन सी है, G2 से S फेज़। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिनको नॉन काइनेटोकोर भी कहते हैं, डैश ड्यूरिंग एनाफेज, तो ये इलोंगेट होते हैं। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये इलोंगेट होते हैं, जबकि काइनेटोकोर जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग एनाफेज। इसके बाद है फिफ्थ, माइटोटिक ऑपरेटस इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग डैश ऑफ सेल डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन की प्रोफेज में, ये जनरली अगर बात करते हैं तो माइटोसिस की बात करते हैं, तो माइटोटिक ऑपरेटस जो है वो बनता है प्रोफेज में। उसके बाद क्रोमोसोम नंबर 44+1 यानी 45 डिनोट्स टर्नर्स सिंड्रोम। जो मोनोसोमी की बुक में एक ही एग्जांपल दी हुई है और वो है टर्नर्स सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम 44+1X क्रोमोसोम, यानी कि टोटल कितने होंगे 45। ये रिप्रेजेंट करता है टर्नर सिंड्रोम को, जिसमें शॉर्ट स्टेचर, कद छोटा होता है, गर्दन मोटी होती है। इंट्रासेलुलर कंटेंट्स आर रिलीज ड्यूरिंग द टाइप ऑफ सेल डेथ कॉल्ड। तो जिस टाइप ऑफ सेल डेथ में इंट्रासेलुलर कंटेंट्स रिलीज़ हो जाते हैं और नेबरिंग सेल्स को डैमेज होता है, जिसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, इस टाइप ऑफ सेल डेथ को कहते हैं नेक्रोसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, इन ब्लैंक्स में जो आंसर्स हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, आप इनको एक बार देख लें। फर्स्ट में मंगोलिज्म का अदर नेम है डाउन सिंड्रोम। सेकंड में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम या होमोलोगस क्रोमोसोम गेट क्लोज टू ईच अदर। क्लोज टू ईच अदर का मतलब जब पेयर्ड होंगे तभी सबसे करीब होंगे। तो प्रोफेज 1 उसके अंदर ज़ाइगोटीन और उसमें जो प्रोसेस है साइनेप्सिस, तो तीनों लिखे जा सकते हैं। डैश फेज प्रीसीड्स G2 फेज, तो प्रीसीड का मतलब पहले वाली होता है, प्रोसीड का मतलब बाद वाली होता है। तो प्रोसीडिंग जो बाद में आने वाली, तो प्रोसीड G2 को करता है M फेज, प्रीसीड करता है S फेज। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स एनाफेज में इलोंगेट होते हैं। अगर काइनेटोकोर की बात करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। किस फेज़ में माइटोटिक ऑपरेटस बनता है, प्रोफेज में। 44+1X हो तो इसको टर्नर कहते हैं, जिसमें इंट्रासेलुलर कंटेंट्स रिलीज़ हों, इसको नेक्रोसिस बोलते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि MCQ हैं। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 1X क्रोमोसोम इज़ मिसिंग। तो डियर स्टूडेंट, जिसमें X क्रोमोसोम मिसिंग होता है इसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नहीं कहते। एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम इज़ प्रेजेंट, तो ये बात ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। सेक्स क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट,
ऑब्वियसली ये नॉन डिसजंक्शन है, तो फेल टू सेग्रीगेट वाली बात भी ठीक है इसके बारे में, नन ऑफ दीज। तो अब हमें सेक्स क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट और एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट में से एक को पिक करना है। तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन जो होगी ना वो एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम की होगी। उसकी वजह ये है कि सेक्स क्रोमोसोम फेल्स टू सेग्रीगेट वो किसी भी नॉन डिसजंक्शन में हो सकते हैं, टर्नर सिंड्रोम में भी, जैकब में भी, मेटा फीमेल में भी। जबकि हमें क्लाइनफेल्टर के बारे में स्पेसिफिकली पता किसके ज़रिए चल रहा है, एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम के बारे में। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो दुरुस्त होगी, क्योंकि ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को। XXY, X 2 3 4 भी हो सकते हैं। सेकेंड MCQ में आ जाएं। माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू कैरियोकाइनेसिस दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस दैट इज डिवीजन ऑफ होल सेल। तो जो ट्रू ऑप्शन बनेगी वो बनेगी डेल्टा डी, यानी बोथ ए एंड बी, क्योंकि दो इवेंट्स हैं आपको बताया हुआ है, पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस हैं। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अक्कर ड्यूरिंग, होमोलोगस क्रोमोसोम कब अलहदा होते हैं, एनाफेज में। मियोसिस की बात करें तो एनाफेज यानी कि डी ऑप्शन, जिसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे 3 ही MCQ इस चैप्टर में दिए हुए हैं एक्सरसाइज में। फर्स्ट MCQ का आंसर है एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम इज़ प्रेजेंट, 2 का आंसर है बोथ A एंड B और 3 का आंसर है एनाफेज। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं ट्रू फॉल्स पे। इधर बताया गया है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। इफ़ इट इज़ फॉल्ट री राइट द ट्रू स्टेटमेंट, यानी अगर गलत है तो आपने उसको सही भी करना है उस स्टेटमेंट को। तो ये हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 3। ट्रू फॉल्स में देखें जी, मियोसिस अकर्स इन हैप्लॉइड सेल ओनली। तो डियर स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। एफ का मतलब होगा फॉल्स, और सही कैसे करेंगे, हैप्लॉइड की जगह डिप्लॉइड लिख लेंगे, क्योंकि मियोसिस का प्रोसेस जो होता है वो सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होता है। नंबर 2, सेल साइकिल is comprised of 2 phases, that is karyokinesis and cytokinesis। ये 2 फेजेस तक तो ठीक है कि सेल साइकिल की 2 फेजेस होती हैं, मगर उन फेजेस के नाम गलत हैं। उसके नाम है इंटरफेस एंड माइटोटिक फेज। तो ये नाम आप सही कर लें और स्टेटमेंट के आगे F लिख लें, इंटरफेस माइटोटिक फेज। या आप इसको ऐसे भी ठीक कर सकते हैं कि सेल साइकिल की जगह लिख लें माइटोसिस इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 2 फेजेस, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। तो दोनों तरीक़ों से आप ठीक कर सकते हैं। सेल साइकिल की जगह माइटोसिस का वर्ड लिख दें, या 2 फेजेस की जगह इंटरफेस और साइटोकाइनेसिस लिख दें। नंबर 3, अ पॉइंट वेयर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्रॉस ईच अदर इज़ कॉल्ड काइनेटोकोर। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, फॉल्स है। इसमें काइनेटोकोर नहीं बोलते उसको, इसको बोलते हैं कियाज़मेटा। कियाज़मेटा ये वर्ड इधर आप लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी, कियाज़मेटा। इसके बाद नेक्स्ट है G0 स्टैंड्स फॉर नो गैप। 4th वन है ये, G0 स्टैंड्स फॉर नो गैप। ऑब्वियसली ये ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ये स्टेटमेंट। फुल लाइफ साइकिल ऑफ यीस्ट सेल रिक्वायर्स 90 सेकेंड्स टू बी कंप्लीटेड। तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। 90 सेकेंड्स नहीं होंगे, 90 मिनट्स होंगे। 90 सेकेंड्स की जगह पर आप लिख लें 90 मिनट्स। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मेटाफेज 1। नहीं,
क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ड्यूरिंग प्रोफेज 1, ये लिख लें सही में, या लिख लें प्रोफेज 1 की पैकेटीन, दोनों ठीक हैं। प्रोफेज 1 भी लिख दें तो भी ठीक है, पैकेटीन लिख देंगे तो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि पैकेटीन प्रोफेज 1 की ही फेज़ है। ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन में अकर इन क्रोमोसोम अदर देन 21st क्रोमोसोम, तो ये बात ठीक है। 21 भी एक ऑटोसोम है, इसके अलावा हमने पढ़ा हुआ है 13 क्रोमोसोम जो है उसमें ट्राइसोमी होती है, इसको पैटायू कहते हैं। 18 में होती है, इसको एडवर्ड कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, 21st के अलावा में भी हो सकती है। ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन में अकर इन क्रोमोसोम अदर देन 21st पेयर, तो 21st क्रोमोसोम के पेयर के अलावा हो सकती है, ट्रू है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स आर ऑलवेज नॉन लोकलाइज्ड, तो ये गलत है, नॉन के लफ्ज़ को ख़त्म कर देंगे। बिनाइन ट्यूमर्स आर ऑलवेज लोकलाइज्ड, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ट्रू फॉल्स में से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिमेन 9th नंबर पर हैं। कैंसर इज़ कॉज्ड मेनली बाय म्यूटेशन इन जर्म सेल्स, ये जर्म सेल्स का वर्ड नहीं आएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। जर्म सेल्स की जगह पे लिखेंगे सोमेटिक सेल्स। बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं इनको हम सोमेटिक सेल कहते हैं, और स्पर्म एग बनाने वाले सेल्स को जर्म सेल्स कहते हैं। यानी टेस्टिस ओवरीज में जर्म सेल्स होंगे, बाकी बॉडी में हर जगह पर सोमेटिक सेल्स होंगे। तो जर्म सेल्स में नहीं, सोमेटिक सेल्स में म्यूटेशन की वजह से होता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग माइटोसिस, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है कि माइटोसिस से बनने वाले डॉटर सेल्स में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिमेन अनचेंज्ड। इसके बाद नेक्स्ट आता है जी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर नेसेसरीली आइडेंटिकल, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। आइडेंटिकल की जगह पर आप वर्ड्स लिखेंगे दे आर सिमिलर, दे आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। सिमिलर ज़रूर हैं मगर आइडेंटिकल नहीं हैं। द सेल्स आर केप्ट अलाइव ड्यू टू ट्रॉफिक फैक्टर्स, बिल्कुल, जो ट्रॉफिक फैक्टर्स हैं आपको बताया कि उसमें जो ज़िंदा रखने के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जिसमें खुराक है, ऑक्सीजन है, तो ये सारे ट्रॉफिक फैक्टर्स हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है, ट्रू है कि सेल्स विल रिमेन अलाइव ड्यू टू ट्रॉफिक फैक्टर्स। साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ साइटोक्रोम्स, तो ये स्टेटमेंट गलत है। साइटोक्रोम्स की जगह पर आप इसमें लिखेंगे होल सेल, साइटोक्रोम फॉल्स, और आंसर ठीक कैसे होगा, होल सेल। साइटोक्रोम की जगह पर इसमें लिखा जाएगा होल सेल। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास ट्रू फॉल्स में से, वो है फ्रेगमोप्लास्ट इज़ अ टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन तो सेल के फ्रेगमेंट्स में टूटकर डॉटर सेल बनाने को बोलते हैं, जो कि प्रोसेस आम तौर पर लो प्रोफाइल के ऑर्गेनिज्म में होता है। तो इज़ अ टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। सही कैसे होगी, इज़ अ टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, तो ये प्लांट सेल में होने वाली साइटोकाइनेसिस का नाम है। तो डियर स्टूडेंट, ट्रू फॉल्स में एक बार दोबारा देख लें आंसर्स को। पहली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, इसमें आप हैप्लॉइड की जगह पर जो वर्ड चेंज करेंगे वो होगा डिप्लॉइड। दूसरी स्टेटमेंट जो है ये भी फॉल्स है, इसमें सेल साइकिल की जगह पर आप वर्ड लिख देंगे माइटोसिस का, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। तो फर्स्ट नंबर 1 फॉल्स है, 2 भी फॉल्स है, माइटोसिस लिखेंगे सेल साइकिल की जगह। 3 में भी फॉल्स है, क्याज़मेटा लिखेंगे काइनेटोकोर की जगह। 4th ट्रू है। 5th में 90 सेकेंड्स की जगह 90 मिनट लिखेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट है। 6th में प्रोफेज 1 या पैकेटिन लिखेंगे,
उसके बाद नेक्स्ट जो 7th स्टेटमेंट है वो ट्रू है। 8th वाला जो है वो क्वेश्चन जो है फॉल्स स्टेटमेंट है। इसमें नॉन के वर्ड को कट कर देंगे, इज़ ऑलवेज नॉन लोकलाइज की जगह लिख देंगे लोकलाइज्ड, तो ये भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद 9th फॉल्स स्टेटमेंट है, जर्म सेल की जगह सोमेटिक सेल लिखेंगे। 10th ट्रू है। 11th फॉल्स है, आइडेंटिकल की जगह सिमिलर लिखेंगे। 12th ट्रू स्टेटमेंट है। 13 में फॉल्स की जगह फॉल्स है और इसमें साइटोक्रोम की जगह पर होल सेल लिखेंगे। 14th भी फॉल्स स्टेटमेंट है, इसमें फ्रेगमेंटेशन की जगह पे वर्ड साइटोकाइनेसिस लिखेंगे, तो ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 21 से दिए गए शॉर्ट क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो डियर स्टूडेंट पहला सवाल पढ़ते हैं इसमें, डिफरेंशिएट बिटवीन नेक्रोसिस एपोप्टोसिस। तो एक्सीडेंशियल सेल डेथ को कहा जाता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। नेक्रोसिस में इंट्रासेलुलर कंटेंट्स जो हैं वो आउटसाइड द सेल रिलीज़ होते हैं। इंट्रासेलुलर कंटेंट्स के आउटसाइड द सेल रिलीज़ होने से नेबरिंग सेल्स को डैमेज होता है और उस डैमेज को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। एपोप्टोसिस पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट नहीं होती बल्कि सेल श्रिंक करता है। इसमें इंट्रासेलुलर कंटेंट्स बाहर रिलीज़ नहीं होते, इसमें नेबरिंग सेल्स को डैमेज नहीं होता और इन्फ्लेमेशन नहीं होती। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइटोटिक अपरेटस। तो माइटोटिक अपरेटस में क्या चीज़ें शामिल हैं? माइटोटिक अपरेटस में एस्टर्स शामिल हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फिक्स करके बाइपोलैरिटी फिक्स हो जाते हैं और बाइपोलैरिटी को मेंटेन करते हैं। फिर इसमें पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि एनाफेज के दौरान इलोंगेट होते हैं और इंटरडिजिटेट करते हैं। इसमें काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो सेंट्रोमियर पर क्रोमोसोम्स के अटैच होकर क्रोमोसोम की मूवमेंट का बाइस बनते हैं, और इसमें ये स्पिंडल फाइबर्स हो गए और इसमें सेंट्रियोल्स का पेयर शामिल है जिनसे ये चीज़ें बनती हैं। तो ये चीज़ें माइटोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होकर बाइपोलैरिटी को मेंटेन करते हैं। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स इंटरडिजिटेट होते हैं और एनाफेज में इलोंगेट होते हैं। काइनेटोकोर सेंट्रोमियर पे कनेक्ट होते हैं और क्रोमेटिड्स को अलहदा करके क्रोमोसोम बनाने का बाइस बनते हैं माइटोसिस में। सेंट्रियोल से ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। ये माइटोटिक ऑपरेटस है और उनके फंक्शन हैं। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कैंसर सेल? एक तो ये पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होता है, मैनी माइटोटिक डिवीजन्स शो करता है, हाई न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशो होती है इसके अंदर, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होते हैं। तो ये फीचर्स नज़र आते हैं कैंसर वाले सेल में। इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में दो ही पॉइंट्स हैं कि मियोसिस से बनने वाले डॉटर सेल जेनेटिकली पेरेंट सेल से मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स होती है। उसके बाद है क्रोमोसोम नॉन डिस्जंक्शन ड्यूरिंग एनाफेज। इफ क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट दिस इज़ कॉल्ड क्रोमोसोमल नॉन डिस्जंक्शन, या अनइक्वल सेग्रीगेशन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम को नॉन डिस्जंक्शन कहते हैं। एग्जांपल में आप क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में से कोई भी लिख सकते हैं। सिम्टम्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम, इसमें शॉर्ट स्टिचर्ड है, वेब्ड नेक है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ जर्म सेल्स और ओवरीज हैं, एक्स एक क्रोमोसोम इसमें कम होता है। सेल साइकिल हाईलाइट द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस। तो फ्रॉम द टाइम अ सेल इज़ प्रोड्यूस, इसके अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं विच इंक्लूड द चेंजेस ऑफ ग्रोथ, चेंजेस ऑफ सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, ये सारे शामिल हैं। इसको कलेक्टिवली सेल साइकिल बोलते हैं। सेल साइकिल की सिग्निफिकेंस ये है कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फेजेस। हर फेज़ के एंड पर कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जो डिटरमिन करते हैं कि प्रीवियस फेज़ में आने वाले चेंजेस कंप्लीट हो गए हैं तो सेल को नेक्स्ट फेज़ में एंटर करते हैं। अगर नहीं वो कंप्लीट हुए होते चेंजेस तो सेल साइकिल उधर ही स्टॉप रहता है जब तक वो चेंजेस कंप्लीट नहीं हो जाते। तो सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि सेल साइकिल के नतीजे में ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, सेल्स की रिप्लेसमेंट होती है, हीलिंग ऑफ वुंड्स होती है, नए सेल बनते हैं, तो ये सारे प्रोसेस चलते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स, ये हो गया। 8 है इन इंटरफेज रेस्टिंग फेज
इज़ नहीं, रेस्टिंग फेज़ नहीं है ये, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। हाँ, इसको रेस्टिंग फेज़ लोग क्यों कहते थे, क्योंकि वो समझते थे इसमें कोई चेंज नहीं आता। चेंज इसमें सिर्फ सेल डिवाइड नहीं करता, बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इसके दौरान हो रही होती हैं। इन व्हाट रिस्पेक्ट डज माइटोसिस इन प्लांट्स डिफ़र फ्रॉम द एनिमल। तो उसमें एक तो ये है कि प्लांट के सेल की शेप चेंज नहीं होती, क्योंकि उसके बाहर सेल वॉल होती है। एनिमल सेल की शेप चेंज होती रहती है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं, प्लांट के सेल्स में नहीं होते। एनिमल सेल्स में क्लीवेज के ज़रिए साइटोकाइनेसिस होती है, प्लांट में फ्रेगमोप्लास्ट बना के होती है। तो मेन डिफरेंसेस ये हो गए। एक्सटेंसिव क्वेश्चन है इसमें, ये देखें जी, बताया गया हाउ डज साइटोकाइनेसिस अकर इन एनिमल सेल। तो वो क्लीवेज और प्लांट फ्रेगमोप्लास्ट वाला प्लांट का जिक्र कर देंगे। वाई एंड हाउ द क्रोमोसोम गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस, ताकि इक्वल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नए सेल्स तक पास होती रहे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेंट्रियोल, इससे माइटोटिक ऑपरेटस बनता है, ये रोल है इसका जी। इन व्हाट रिस्पेक्ट सेल्स के डेथ कैन बी रिगार्डेड बेनिफिशियल, तो वो उसमें अपोप्टोसिस का जिक्र करेंगे हम। कंपेयर माइटोसिस विद मियोसिस, तो इसमें माइटोसिस की डेफिनेशन मियोसिस की डेफिनेशन कर देंगे। ये जो एक्सटेंसिव क्वेश्चन के नाम से लिखे हुए हैं, लगते तो ये शॉर्ट क्वेश्चन की तरह की हैं। ये टॉपिक ज़्यादा हैं, डिफाइंड डिसजंक्शन एंड डिस्कस इट इफेक्ट। तो ये नॉन डिसजंक्शन होना चाहिए अगर लॉन्ग क्वेश्चन में है तो। डिस्क्राइब मियोसिस एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट, ये हमारी एक्सरसाइज के सारे सवालात ख़त्म होते हैं। तो आज के लेक्चर को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, और आज के लेक्चर पे हमारा टर्म 1 का जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसमें 15 चैप्टर से लेके 19 तक कंसेक्टिव चैप्टर शामिल हैं। चैप्टर 20 को छोड़कर 21 चैप्टर इसमें इंक्लूडेड है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।